नमस्कार। जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। दोस्तों, रूबरू थिएटर पर विजयसूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 3 में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक और खास बात है कि आज इस शो को दो लोग को होस्ट कर रहे हैं, और जो हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत ही को होस्ट है। आपने उनको बहुत सारे पहले भी शख्सियत के बहुत सारे जो हमारे एपिसोड्स हैं उसमें वो आई हैं, एज शख्सियत भी आई हैं। तो मैं सबसे पहले जो हमारी को होस्ट है मैं उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ। श्रुति पुरी है, शख्सियत अपने आप में एक शख्सियत है। तो मैं उनको पहले लेकर आती हूँ और फिर वो इंट्रोड्यूस करती है हमारी जो आज की शख्सियत है हमारे साथ। ओवर टू यू श्रुति। नमस्कार सभी व्यूअर्स को। और काजल, पहले तो ये बताइए कि ये जो शेर पढ़ा था वो आपने मेरे लिए पढ़ा था या आज की शख्सियत के लिए पढ़ा था? हमारी जो आज की दोनों के लिए। हमारी आज की खास शख्सियत के लिए। ये देखो, मैं क्या है कि मैं अपने से आगे सोच नहीं पाती, पर मुझे पता है कि एक ऐसा शख्स आज हमारे बीच में है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और जिन्होंने एक नहीं कई आसमान तय किए हैं, और अभी न जाने कितने और आसमान तय करने बाकी हैं। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं एक बात अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि आज से करीब 1.5 साल पहले हमने शख्सियत ये अंक शुरू किया था, और इस अंक में हमने सभी कोशिश की कि जो परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड एक शख्सियत है अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने देश में, विदेश में, हम उनको इस प्रोग्राम में लेकर आए, और जो कि आने वाले पीढ़ी को, आज के युवाओं को परफॉर्मिंग आर्ट्स में बेहतर कैसे कर सके उसके बारे में अपने अनुभव बताएं और उनको कुछ टिप्स दें। और अब आज की शख्सियत के बारे में बात करें तो आज की वो शख्सियत जिनको पूरी इंडस्ट्री बिग बी की वॉइस के नाम से जानती है, लेकिन सिर्फ यही उनका तारुफ नहीं है, उनके साथ कई ऐसे मानक जुड़े हुए हैं जिसमें कि वो अपने आप में नायाब हैं। वो एक बहुत ही बेहतरीन पेंटर हैं, वो एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं, और न सिर्फ हिंदी में बल्कि न जाने हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, डबिंग की है, परफॉर्म किया है। स्टेज प्रोग्राम्स में तो उन्होंने शायद रिकॉर्ड ही बनाए हैं। मैं चाहूंगी कि हम दोनों ही जोरदार तालियों से स्वागत करें फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह, आवाज के शहंशाह सुदेश भोसले जी का। और ये मेरी तरफ से जोरदार तालियां। बहुत नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बहुत स्वागत आपका। आपका शख्सियत के इस मंच पर, इस पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी। और बहुत बहुत शुक्रिया। काजल बहुत उतावली है कि सबसे पहले मैं कुछ पूछूं तो मैं काजल से बोलूंगी, काजल प्लीज। सबसे पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं, हम जब ऑडिटोरियम में जाते हैं तो हम चुप कर देखते हैं परफॉर्मेंस से पहले कि हमारे कितने ऑडियंस आए हैं। तो हमारे लिए ऑडियंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पे भी ऑडियंस हमारी हौसला अफजाई करने के लिए होते हैं। और बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स अलग अलग फील्ड के, थिएटर से, सिंगिंग से, बहुत अलग अलग आकाशवाणी के नाटकों से जो जुड़े हुए हैं, सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और मैं चाहूंगी कि मेरे साथ आज आप हैं को होस्ट, तो आप ही आज के इस कार्यक्रम का आगाज कीजिए। चलिए, मैं सुदेश जी से पहली बात पूछना चाहती हूँ और इस छोटी सी मुलाकात का शुभारंभ करती हूँ। सुदेश जी, क्या आपने कभी सोचा था जब आप इस इंडस्ट्री में आए कि आप इतनी दूरी तय कर पाएंगे? आप क्या एक सिंगर, एक आवाज की दुनिया के आर्टिस्ट बनकर ही सोचकर आए थे इंडस्ट्री में? जी, मैंने जो भी किया बिल्कुल सोचा समझा कुछ भी नहीं था। मतलब मेरी मम्मी जो थी सुमन भोसले, वो गायिका थी, क्लासिकल गायिका थी। मेरी नानी दुर्गाबाई शिरोडकर बहुत ही मशहूर क्लासिकल गायिका थी। तो बचपन में माहौल था प्योर क्लासिकल का। और मेरे पिताजी एनआर भोसले वो एक पेंटर थे। तो
बचपन से देखता था, वो फिल्मों के पोस्टर्स पेंट करते थे, जो पहले हैंड पेंटेड पोस्टर्स होते थे ऑयल पेंट के। तो देखता था कि घर में या हमारे पिताजी के स्टूडियो में उस वक्त के मुगले आजम, झनक झनक पायल बाजे, दोस्ती, उन मतलब मैं 60s की बात कर रहा हूँ। तो जब होश संभाला तो देखा कि चारों तरफ पेंटिंग ही पेंटिंग है और पूरा चौबीसों घंटे सुर गूंज रहे हैं। लेकिन हमारा ये था कि सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, शाम को आना, पढ़ाई कंप्लीट करना, सो जाना, स्कूल जाना, मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था। और अचानक एक दिन पिताजी को मिलने गया स्टूडियो में, और उस वक्त देखा कि पिताजी के साथ और भी कई उनके असिस्टेंट्स पेंटिंग कर रहे हैं। तो मुझे भी लगा ये मैं भी कुछ करूं। तो मैंने पिताजी से पूछा क्या मैं कर सकता हूं? तो बोले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बिगड़ भी जाए तो हम लोग सुधार लेंगे इसको। तो मैंने पहला एक स्केच बनाया, उन्होंने मुझे एक छोटा सा स्केच बनाने के लिए दिया। और जब मैंने ये बनाया स्केच, तो पिताजी से लेकर उस स्टूडियो में जितने लोग मौजूद थे एकदम हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। तो वो हीरो थे राजेश खन्ना, हीरोइन थी हेमा मालिनी। अच्छा। प्रेम नगर फिल्म का नाम था। और जो मैंने स्केच बनाया था वो इतना हूबहू था कि पिताजी ने कहा, अरे बेटा तू एक काम कर, अभी फिल्म रिलीज है, हम लोगों के पास भी बहुत काम है, तो कल से स्कूल नहीं जाना, एक महीने के लिए यहीं रह जाना, ये पिताजी ने कहा। और वाकई मेरी मम्मी गई घर, फिर मेरे कपड़े वगैरह लेके आई, और एक महीना मैं सिर्फ स्केचिंग और पेंटिंग, मतलब लाइफ में पहली बार मैंने डायरेक्ट ऑयल पेंट किया, बैनर्स जो बोलते हैं हम लोग, फिल्म के पोस्टर्स उस पे। और तब मुझे पता चला कि मैं अच्छी पेंटिंग कर सकता हूँ। मतलब जैसे कोई भी पोर्ट्रेट हो, कोई भी फोटो दिया जाए तो हूबहू मैं। और 1974 की बात है ये, 14 साल का था मैं, और कई बैनर्स मेरे हाथ के लगे मुंबई में। और तब तय हुआ मतलब पेरेंट्स का कि ये आके जाके पेंटर बनेगा। और ऐसा करते करते स्कूल कॉलेज में थोड़ा बहुत गाते थे, बहुत शर्मीला था, बहुत शाय था, बहुत डरा हुआ, मतलब क्लास में हूं या नहीं हूं पता ही नहीं चलता था किसी को। और ये करते करते मैं क्या कहूं, मतलब सुर तो थे कानों में, और घर में प्योर क्लासिकल का माहौल था। हिंदी फिल्मी गाने सुनना बिल्कुल बैंड था हमारे घर में। पिताजी बोलते हे हो ये कोई गाना होता है? बोले ये नहीं सुनना, क्लासिकल सुनो। तो हमें हमारे घर में हिंदी गाने सुनना भी मना था। और मैं चुप चुप के विविध भारती, अमीन सयानी जी, रेडियो सिलोन वो सुनता था। और उस वक्त पता नहीं जाने अनजाने में 150-200 गाने बाहट हो गए थे, रफी साहब के, किशोर दा के। और ये मैं कह रहा हूं ना, मतलब जैसा सवाल जो आपका है कि कुछ सोचा था तो मालूम नहीं, पेंटिंग में एकदम ईमानदारी से पेंटिंग कर रहा हूं, और अचानक सोच रहा हूँ कि मैं किशोर दा के गाने गा रहा हूँ, रफी साहब के गाने गा रहा हूँ। और बचपन से ही मुझे एक नैक या एक टैलेंट, पता नहीं, मुझे सैगल साहब और सचिन दा के गाने में ऐसी आवाज चेंज करके गाने की कोशिश करता था। और ये करते 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 कॉलेज स्कूल में मैंने देखा कि फिर मैं अचानक हेमंत दा की आवाज में गाने लगा, फिर पंचम दा की आवाज में गाने, ऐसे करते करते। और एक दिन मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी। अच्छा, मेरी जो पर्सनालिटी, मतलब एकदम चुपचाप शांत, किसी को पता नहीं, कोई किसी को तकलीफ नहीं, ने झगड़ा न पिकनिक गया कभी स्कूल के। अचानक एक वो फिल्म देखी मुकद्दर का सिकंदर, और दूसरे दिन किसी को देख के बोला, हे जोरा जान दरवाजा खोल दे। तो वहां पता चला कि मैं आवाजें भी बदल सकता हूँ। और उस वक्त मेरे दोस्तों ने मेरे पीछे पड़ के फिर अमित जी की आवाज मेरी जो है उभर के आने लगी, फिर अलग अलग आवाज, मतलब ये मैं कह रहा हूँ अभी भी मुझे मालूम नहीं कि मैं कैसे करता हूँ। सिंगर्स की आवाजें बढ़ने लगी, फिर उसमें अरे क्या करते हो आज, पूरी सिस्टर्स मेरा इंटरव्यू ले रही है, बहुत मजा आ रहा है, मैं मुंबई में हूँ, आप लोग दिल्ली में हो, ये ऐसे मस्ती में करते करते पेंटिंग भी चल रहा था, ये मस्ती भी चल रही थी। और धीरे 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 मुझे किसी की पूजा में, किसी के बर्थडे में लोग बुलाने लगे, उनको एंटरटेन करने लगा। कुछ भी पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मालूम नहीं, और मतलब कोई डिसाइडेड चीज नहीं। और 1982 में एक ऑर्केस्ट्रा, मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा, बहुत उस वक्त जो 80s 70s 80s वो ऑर्केस्ट्रा के लिए गोल्डन पीरियड था। मतलब मूवीज के बाद एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, और मास एंटरटेनमेंट का अगर कोई जरिया होता तो वो थे ऑर्केस्ट्रा।
और उस वक्त के गाने, मतलब एक एक गाना हम लोग 3-3 साल गाते थे, मतलब इतने पॉपुलर हुआ करते थे गाने। तो एनीवे 82 में मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा में ज्वाइन किया एज अ होस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट, अब आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन बोलते हैं। और फिर किशोर दा, रफी साहब, पंचम दा, एस सचिन दा, गाने गाने लगा। और तब तक मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। और वो वक्त था कि जब वो ये जो पोस्टर्स की हमारी जो प्रोफेशन था वो धीरे धीरे कम होने लगा। जो हैंड पेंटेड पेंटिंग्स है ना, वो बिजनेस कम हुआ और वो डिजिटल वगैरह सारा मामला आ गया। तो मैंने कहा पिताजी को आप आराम कीजिए, आप घर में बैठकर अपने पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप बनाइए। और लकीली मैं थोड़ा सा कमाने लगा। तो ये स्टेज पे 82 से मैं जो गया हूँ, मतलब स्टेज पे कार्यक्रम करना शुरू किया, वो है आज का दिन है। मतलब ऊपर वाले ने कुछ और सोचा था। तो उसके बाद आशा जी ने कहीं मुझे एक बार देख लिया सचिन दा का गाना गाते हुए। तो वो उन्होंने सुना, फिर एक स्टूडियो में मिली वो मुझे, और उन्होंने कहा वो सचिन दा का गाना गाइए। मैं बहुत घबराया हुआ था, लेकिन क्योंकि पहली बार आशा जी मिल रही हो, कह रही गाना गाओ। आप सोच सकते मैं कांपते हुए अमर प्रेम फिल्म का वो गाना गाया मैंने, सचिन दा का। ओ राम रे, ओ रमा, गोली में मिठाई के कहा लाए मोरे सजना के द्वार। ओ बीते दिन खुशियों के चार, देखे दुख मन को हजार, गोली में बिछाई के कहा। ये जब गाना मैंने जब पूरा किया और आशा जी की तरफ देखा, तो आशा जी ऐसे बैठी थी, मतलब ना दोनों हाथों से अपना चेहरा ढाक लिया। तो गाना जैसे खत्म, उन्होंने हाथ हटाए तो दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे उनके। और मैं घबरा के देखने लगा कि क्या वो, मतलब मुझे लगा मैंने कोई गलती की गाने में। तो बोले नहीं, मुझे ऐसे लगा जैसे सचिन दा खुद सामने खड़े होके गा रहे हैं। तो ये उनका। और फिर वो वहां से मुझे पंचम दा क्या ले गई, 86 की बात है ये। और पंचम दा ने मुझे हांगकांग ले गए, दोनों मिलके, आशा भोसले आर डी बर्मन नाइट में। और बहुत मैंने गाने गाए उस वक्त, किशोर दा के, मिमिक्री की, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और जब एंड में मैंने, और सुन मेरे बंधु ने, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे, तो पंचम दा विंग्स में दौड़ के आके एकदम मुझे गले लगा के, मतलब इमोशनल हो गए थे। और मुंबई आने के बाद पहला मौका दिया मुझे प्लेबैक का 1986 में। तो ये चीजें होती गई, मतलब स्टेज पे मैं करता गया। और 80s 90s में जितेंद्र, श्रीदेवी, किशोर दा के साथ मैंने 82 से 87 तक स्टेज पे काम किया। उस वक्त 90s के सारे हीरो हीरोइंस के साथ काम किया। तो ये अपने आप मुझे ऊपर वाले ने स्टेज पे भेजा, और बस मैं एंजॉय कर रहा हूँ इतने साल। जी, आपकी शख्सियत देख के लगता है कि जितना मैं आपको जानती हूँ, आपसे मिली हूँ, आप एक गंभीर पर्सनालिटी हैं। लेकिन जब आप फिल्मों में आते हैं, जब आप मंच पर होते हैं, तो लगता है आपसे शरारती कोई है ही नहीं। तो ये क्या, ये कैसे? ये हो सकता है, ये एनर्जी बचा के रखता हूँ मैं स्टेज के लिए। और जब वो हरी हरी पत्ती दिखती है तो आवाज और पर्सनालिटी चेंज दिखती है। क्या बात। वरना वेस्ट नहीं करता हूँ अपनी मस्ती को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी हाँ जी 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 काजल। नहीं, आप पूछिए। मैं ये जानना चाह रही थी कि आपकी बैकग्राउंड में, आपके कहीं ना कहीं लहू में, आपके खून में क्लासिकल सिंगिंग भी थी जी, एक पेंटिंग भी थी। आपके व्यक्तित्व को बनाने में इन चीजों ने कितना सपोर्ट किया, और आप उन चीजों से उबरते भी गए, आगे भी बढ़ते गए? तो क्या अब आपने वो पेंटिंग छोड़ दी है, या मतलब अभी भी वो आपके जीवन का हिस्सा है? एक जो नेचुरल, जो गॉड गिफ्ट होता है, जो ऊपर वाला देता है, आपके माँ बाप आपको देते हैं, वो कभी छूटता नहीं।
पहले मैंने जैसे कहा ना 74 से 82 तक 2400 घंटे पेंटिंग करते थे, पोस्टर्स पेंट। मतलब जैसे मैंने प्रेमनगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, मतलब राजश्री प्रोडक्शंस की कई फिल्में, दादा कोंडके जो हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं उनकी सारी फिल्में, काफी, जीतू जी, शत्रु जी, मतलब उस वक्त के सारे स्टार्स के पोस्टर्स पेंट किए। यहाँ तक कि हमने जाके वो हैंड कार्ड जिसके बोलते हो, बैनर्स को डाल के थिएटर पे जाके उसको चढ़ाना, उसको उनको बांधना, उनको डेकोरेट करना, वो सारे काम किए हैं। तो उस वक्त मैंने भी सोचा था और मेरे मम्मी डैडी ने सोचा था कि पेंटर बनेगा, लेकिन ये जब स्टेज मिला मुझे तो कहते ना वो माहौल, वो ऑडियंस, वो तालियां, सीटियां, वो लाइट्स, माइक, मतलब ओवरऑल जो वहाँ का एक माहौल होता है वो अच्छा लगने लगा। फिर जैसे लोग फोटो ऑटोग्राफ के लिए आने लगे तो अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि पैसे कमाने लगा मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती। तो मतलब पहले 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 शो को मुझे मतलब कई 5-6 साल पर शो 60 रुपीज मिलते थे 82 में, 60 रुपए। तो तो फिर वो भी आशा बड़ी जी के बात। यहाँ बहुत बड़ी बात थी। जो आशा जी के साथ 86 में पहला शो किया तो मुझे 6,000 रुपए मिले, तो वो तो हाँ 6 लाख के बराबर थे। फिर हाँ ऐसे जीरोस बढ़ते गए तो ऑफ कोर्स वो माहौल अच्छा लगने। और एक है, आपने देखा, जैसे आपने कहा ना, जैसे मैं स्टेज पर आ जाता हूँ ना, मेरी पर्सनालिटी में एक चेंज आ जाता है। पता नहीं, मैं नहीं रहता हूँ, मैं ऑडियंस से जुड़ जाता हूँ। और मुझे पूछते हैं कि आप क्या हैं, आप पेंटर हैं कि सिंगर हैं कि एक्टर हो कि मिमिक्री आर्टिस्ट हो कि कॉमेडियन हो। मैं कोई नहीं, मैं एक एंटरटेनर हूँ। तो मेरा, क्या बात। जब मैं स्टेज पे आता हूं तो मेरा एक ही एम रहता है कि ये आज की जो ऑडियंस है वो 3 घंटे सिर्फ खुश होके चले जाए। मैं न सीखा हूं क्लासिकल, तो ना मैं कोई ज्ञान बांटता हूं म्यूजिक के बारे में। मैं ये देखता हूं कि उनको क्या पसंद है। मैं अपनी पसंद के गाने नहीं सुनाता हूं, ऑडियंस को क्या चाहिए वो मैं देता हूँ। फिर चाहे वो 50 साल पुराना गाना हो या आज का गाना हो, मैं कभी इस शो की लिस्ट नहीं बनाता। मैं 2-3 गानों में समझने की कोशिश करता हूँ कि ये आज का कैसा ऑडियंस है, कैसा माहौल है, इनको अच्छे मेलोडियस गाने सुनने हैं या इनको डांस करना है या इनको पुराने गाने सुनने। तो मैं वो ट्राई करता हूँ। तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि काश मैं क्लासिकल सीखता। मम्मी के पास कभी कभी बैठता था, लेकिन कुछ मालूम नहीं था कि क्या करना है। पर आजकल जैसे होता है ना, आजकल के जो पेरेंट्स है, यंग पेरेंट्स, वो बच्चा पैदा होने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इसको मैं सचिन तेंदुलकर बनाऊंगी कि टाइगर श्रॉफ बनाऊंगी। तो जी वैसा कुछ नहीं था माहौल, बस चलता गया। और एक, मैं कह रहा हूँ ना, 40 इयर्स मैंने इतना एंजॉय किया है अपने इस प्रोफेशन को। मजा आता है जब कोई एक वंस मोर देता है या वाह। तालियां बजती है। हम लोग जब यूएसए जाते हैं तो वहाँ करोड़ों करोड़पति, मतलब ऑडियंस में जो पहले 5-6 रोज होते हैं, वो वहाँ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हम गाते हैं ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तो देखता हूँ सामने ऑडियंस रो रही है। वो क्यों? उनके पास सब कुछ है लेकिन चाहते हुए भी अपने वतन वापस नहीं आ सकते हो। तो ये जो पावर है म्यूजिक में, सुर में, या वो जो मैं आवाजें क्रिएट करता हूं, तो वो जो आशीर्वाद मिलता है, वो जो प्यार मिलता है। देखिए वैसे ना, वो लोग गाने, आर्टिस्ट शोज तो रोज देखते हैं, फिल्में रोज देखते हैं, लेकिन हम जब हिंदुस्तान से कहीं जाते हैं और वहां पे हमारे जो इंडियंस हमको देखते हैं, तो एक आर्टिस्ट की नजर होती है, मतलब उनका प्यार, लेकिन अपने वतन से आया हुआ ही एक कलाकार है, तो ये एक फैमिली मेंबर की तरह उनकी नजर में जो प्यार एक मिलता है ना, वो उसमें ही सारा, मतलब उसमें लगता है कि पैसे मिले ना मिले, बस ये प्यार और ये जो तारीफ जो है ना, उसके हम भूखे होते हैं। क्या हमारे बात, बहुत क्या सारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। काजल प्लीज बताइए क्या बहुत क्या लोग सारे कह लोग रहे जुड़े हैं। हमारे साथ जमुना अय्यर जी जुड़ी हैं, हमारे साथ किरण शिवपुरी जी जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं। हमारे साथ सुमन डोंगा जी जुड़ी हैं, स्पीक मैके की
को देखती हैं ये जी आजकल। एंड रंगकर्मी हैं किरण शिवपुरी जी हैं। भारती कौर जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ी हैं, लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं जम्मू कश्मीर के। अशोक भौमिक जी हमारे अरे साथ वाह, जुड़े हैं। भरत सुपोरी जी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। किरण अरे राणे वाह। जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथ। जसकिरण चोपड़ा जी जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं। भारती रैना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जम्मू बाप कश्मीर रे। की लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सपना सोनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत अच्छी अदाकारा हैं जम्मू कश्मीर की। खालिद हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। भारती कौल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जी। अर्चना जी सुदेश मुझे हमारे साथ। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में जाना पड़ेगा जल्दी बल्दी। जी बहुत जी लोग हैं जी ऐसे। भले बिल्कुल। सभी सभी कलाकारों को मेरा नमस्कार। जी और जो भी देख रहे हैं अभी इस बहुत सारे नाम रह गए, बहुत सारे नाम हाँ अभी जी, हाँ रह जी, गए, हाँ जी, बहुत वो सारे इसलिए लोग मैंने कहा जुड़ेंगे। सभी को नमस्कार। और आप लोगों की कोई फरमाइशें हो तो वो भी हम कोशिश जी। करेंगे, मैं क्योंकि अभी फरमाइशों की लॉकडाउन में वही अभी एक जरिया है एक। जी मैं जी उसी बात पर आ रही थी सुदेश जी। जी। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि जुम्मा चुम्मा दे दे गीत आपने हाँ। गाया है और अमित जी ने नहीं गाया। आज भी लोग वो गीत सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि अमित जी ने गाया है। इस इंडस्ट्री के शहंशाह अमिताभ बच्चन की आवाज में ये गीत है, लेकिन वो गीत आपकी आवाज में है। उसके अच्छा। पीछे की क्या स्टोरी है और आज अपने सभी व्यूअर्स के लिए मैं आपसे वो गीत सुनना भी चाहती हूँ। जी, ये मेरा बहुत ही मेरी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा दिन था जब मैंने जुम्मा चुम्मा गाया, और वो भी अमित जी के सामने गाया। 1990 में ये गाना रिकॉर्ड हुआ, आज से बिल्कुल 30 31 साल पहले। हम फिल्म और का। हम फिल्म में अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन। और मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था वो। और आज भी जब मैं स्टेज पर जाता हूँ, मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो आवाज आती ही है अरे ओ जुम्मा, तो वो गाना गाना ही पड़ता है। और उसी के साथ ऐसा है कि ये मेरा पहला हिट गाना था। उससे पहले मैंने अमित जी के लिए अजूबा में सारे गाने गाए थे। अजूबा फिल्म आई थी, शशि कपूर साहब डायरेक्टर थे उसके। जी जी। लेकिन उसके बाद मैंने बप्पी दा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, यानी बहुत गाने गाए। लेकिन इस गाने ने मुझे नाम और इज्जत शौहरत जो भी है, पैसे, सब कुछ दिया। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं, लाखों में, जिनको पता नहीं कि ये गाना मैंने गाया है। तो वो इसलिए क्योंकि एक मिमिक भी हूं मैं, एक नक्काल, जो अपने अमीन सयानी साहब कहते हैं हिंदी में नक्काल, जो आवाजें बदलता है, नकल बदलता करने वाला, नकलची तो नक्काल। है। तो मुझे लक्ष्मी जी ने कहा कि ये गाना अमित जी की आवाज में गाइए आप। और फिर मैं आपको बताऊं इसकी मतलब मेकिंग ऑफ जुम्मा चुम्मा। एक दिन मुझे लक्ष्मी जी ने बुलाया। लक्ष्मी जी मतलब कैसे ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लक्ष्मीकांत। तो वो ऐसे बात है, सुदेश मैंने कुछ लिखा है, मुझे उनकी साउंड में सुना। तो बोले मैंने लिखा है अरे ओ जुम्मा, वो कैसे बोलेंगे, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, मेरी जाने मन, तो आजा आजा, तो आजा 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 आजा। तो बोले 2 4 दिन बाद फिर बुलाया, मुझे कहा कि 2 लाइनें लिखी हैं, धुन बनाइए, वो कैसे गाएंगे। बोले जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। तो मैं तो ऐसे करते 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 ये गाना बनाया हमने, और फिर अमित जी को सुनाया। और अमित जी ने तुरंत बोले भाई रिकॉर्ड कर लो। और अमित जी के सामने रिकॉर्ड हो गया। ये गाना सुबह 9 बजे शुरू हुआ था और रात के 2 बजे फाइनल टेक हुआ। और उस वक्त ये 90s का तो मतलब वो माहौल था जब म्यूजिशियंस और सिंगर्स साथ में रिकॉर्ड करते थे। तो 80 से ज्यादा म्यूजिशियंस थे और उनके सामने रिकॉर्ड किया। और मुझे याद है, क्योंकि मैं नया नया था, स्टेज पे गाने की तो बहुत आदत थी, लेकिन रिकॉर्डिंग की इतनी आदत नहीं थी। तो मैंने डर के कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, मतलब 25 गिलास चाय पिए उस दिन, डर के मारे, गरम गरम। और क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई सैंडविच खा लूं और अचानक टेक के लिए बुलाएं तो कोई खराश, कोई डकार ना आ जाए।
तो और साथ में अमित जी देख रहे हैं ऐसे, तो उनको उनकी नजर से ज्यादा डर गया था मैं कि उनके सामने उनकी आवाज में कैसे गाया, तब उतनी जान पहचान नहीं थी। तो बस, लेकिन मैं एक झलक आपको सुनाता हूँ जी। अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, बाहर निकल, आज जुम्मा है, आज का वादा है, देख मैं आ गया, तू भी जल्दी आ, मुझे मत और तड़पा। अरे तू बोली थी पिछले जुम्मे को जुम्मा दूंगी, अगले जुम्मे को, आज जुम्मा है तो आजा 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 है, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा चुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। क्या बात, क्या बात, वाह वाह, बहुत सारे। मैं सभी का फिर से स्वागत करूंगी। हमारे साथ कोविड सेंटर से जुड़े हैं इस वक्त, जो एज अ कोविड वॉरियर काम कर रहे हैं अशोक भौमिक जी, वो हमारे से जुड़े हैं, लिखते हैं हॉस्पिटल में हूँ, और वहां से हमारा ये शो देखना, ये अपने आप में हम बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपको। नौरीन शर्मा जी जुड़ी हैं। माँ जी, मैं भी कोविड के जितने इस माहौल में, इस वक्त पे जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, हमारे पुलिस कर्मचारी, सोशल वर्कर्स, आपके इस माध्यम से मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे सभी हिंदुस्तानियों की ओर से, सभी जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं और उनके परिवारों की ओर से, थैंक यू सो मच। सुमन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमन जी कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, स्पीक मैसेज से जुड़ी हैं। वो दो बार उन्होंने लिखा कि हो सके तो आप अपना कोई फेवरेट गाना जरूर सुनाइएगा। हाँ, फेवरेट गाना वही है, मैं किशोर दा को अपना, मतलब क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन मानता हूँ, रफी साहब, किशोर दा। तो किशोर दा का एक गाना मैं आपको सुनाऊंगा। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। वाह, क्या बात, बहुत खूबसूरत। ऐसा लगता है सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। एक प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ, और विश्वास मानिएगा ये मेरे अपने तो प्रश्न हैं ही, लेकिन व्यूअर्स के भी हैं। आप को अपनी शख्सियत, मतलब अगर बिग बी के आवाज के नाम से आपको दुनिया जानती है, लेकिन आपको अपने दिल से किसकी आवाज निकालना सबसे अच्छा लगता है? वाह, मैं सच कहूं तो जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि देखिए मैं अभी क्या कह रहा हूं, मतलब ऐसे, मतलब ये आवाज तो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने शायद मेरा नंबर पहले लिख लिया था, ऊपर वाले ने। जी, तो ये आवाज ऐसी है, तो इस आवाज से मैं बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि जिस आवाज ने सब कुछ दिया है वो भी, और ये नेचुरली आती है मुझ में, मतलब मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, और मतलब ऊपर वाले का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। तो ये नेचुरली मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मैं, हे भाई कैसे हो, क्या कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं आप लोग लॉकडाउन के इसमें, बहुत पब्लिक को बोलता है अपन, ये सरकार बोलती है बाहर जाने का नहीं, फिर भी बाहर जाता है, पुलिस का डंडा खाने का बहुत शौक है तुम लोगों को। आए तो जो भी है, तो ये मैं खुद एंजॉय करता हूँ। मैं अकेला भी होता हूँ तो कभी बाथरूम में तो वो बीवी खटखटाती, वही किसका फोन है, किससे बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ।
तो ये तो बहुत खूबसूरत बात है। हाँ हाँ, तो ऐसा है। लेकिन ये इस आवाज ने मुझे सब कुछ दिया है। और मतलब अमित जी का और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, खास तौर पे शशि कपूर साहब, जिनकी ये आइडिया थी कि मैं एक्टर की आवाज में गाऊं अमित जी के, तो बहुत मजा आता। और एक दो आवाजें हैं जो बहुत रेयर हैं, बहुत कम लोग करते हैं। एक है अजीत साहब। आज हाँ, आपका इस इंटरव्यू को मैं जब सुनूंगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ये अजीत साहब की आवाज जो है मुझे बहुत पसंद है। सारा शहर लॉकडाउन की वजह से बंद है और तुम लोग अब शेर समझ के गली में घूमने के लिए निकलते हो। वेरी बैड बॉय। तो और और एक सोना और मोना डार्लिंग भी है। जी हाँ, सोना और मोना इनके सरनेम भी पूरी है, तो हमारी मुराद पूरी कर लो। आपकी जो भी इच्छाएं हम पूरी कर लेंगे, कोई भी आवाज निकाल देंगे। तो और एक आवाज है आज। हाँ हाँ, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, दूसरे जेलरों की तरह नहीं। कोरोना है, लॉकडाउन है, घर में रहो, नहीं तो अंदर बंद करके डंडे लगाऊंगा। तो ये कुछ मतलब अमित जी की आवाज, अजीत साहब की आवाज, और असरानी जी की आवाज, और जो भी आवाजें मैं करता हूँ बहुत बहुत, संजीव कुमार जी। कोरोना से कह दो कि हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए, जहां से आए वहां चला जाए। वाह वाह। लेकिन मैं कहता हूँ जितनी भी आवाजें सिंगर्स को या एक्टर्स की, मैं जो आवाज में एंजॉय करता हूँ मैं वही करता हूँ। और उस ये जो भी आवाजें बदल सकता हूँ मैं, उसकी वजह से कई बार कुछ लोगों के काम भी आया हूँ। जैसे संजीव कुमार साहब के गुजरने के बाद जी जी जी, आपने उनकी बताया। 5 फिल्में मैंने डबिंग की थी। प्रोफेसर की पड़ोसन, कत्ल, लव एंड गॉड, ऊंच नीच बीच। फिर तेजाब में भी मैंने अनिल कपूर साहब की आवाज को डब किया है। और कई जो बड़े बड़े आप एड फिल्म्स देखते हैं बड़े सुपरस्टार्स की, तो जो इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं, मतलब बंगाली, असमीज, पंजाबी, गुजराती, मराठी, ये सब हम लोग जैसे जो हम लोग डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, वो हम लोग काम करते हैं। और कई बार कुछ एक्टर्स होते हैं मुझे फोन करते हैं कि सुदेश सर, मैं आउट ऑफ मुंबई जा रहा हूँ या आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, एक रील मेरा रह गया है, तो प्लीज उसको कंप्लीट कर दो। तो हम लोग कंप्लीट करते, पब्लिक को पता ही नहीं चलता है। जी जी। इस समय कोविड पीरियड में अभी जो भी व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, मुझे लगता है ये उनके लिए एक बहुत बड़ा हथियार होगा इस कोविड पीरियड में। हंसने का, इस बीमारी से लड़ने का एक जज्बा पैदा करेगा ये प्रोग्राम। एक कंप्लीट फुल ऑन एंटरटेनमेंट है इस प्रोग्राम में आज आपके साथ। एक इस समय मेरा कोविड पीरियड। जी जी जी। नहीं, आप कैरी ऑन करिए, कुछ बहुत अच्छा है पूछ रही हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस कोविड पीरियड में डबिंग स्टूडियो में जाना बहुत मुश्किल है। कैसे आप, क्या घर में आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया हुआ है जहां से आप पूरा मैनेज करते हैं? क्योंकि इस समय तो खुद के लिए भी सुरक्षा बहुत जरूरी है जितनी कि बाहर और लोगों के लिए भी है। जी, जैसा कि अब सभी को पता है कि पूरे हिंदुस्तान में माहौल बहुत खराब है और बहुत बुरा लगता है। पहले तो जब ये लास्ट ईयर जब ये कोविड जिसकी शुरुआत हुई, तो हम लोग सुनते थे ना, दिल्ली में इतने लोग मर गए, या लंदन में इतने लोग उनका मतलब बुरा हुआ, या अमेरिका में केसेस बढ़ रहे हैं। मतलब ये दूर दूर की खबरें थी। और अब तो हर दिन कम से कम एक दो लोग ऐसे न्यूज आती जो बिल्कुल हमारे करीब थे, हमारे दोस्त थे, जिनकी उम्र भी नहीं थी गुजरने की, या जिनकी तबीयत भी ऐसी नहीं थी कि उनकी मौत हो जाए ऐसे। तो ये जो माहौल है बड़ा डरावना है, बहुत ज्यादा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों तो मुंबई में, महाराष्ट्र में, ये हर जगह मतलब लॉकडाउन है, कहीं बाहर जा नहीं सकते, बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट क्या, ये तो हम लोगों ने समझना चाहिए कि जितना हम कोऑपरेट करेंगे सरकार से, पुलिस से और डॉक्टर से, तो उतना जल्दी हम इस संकट से बाहर आएंगे। तो ऐसे में मैंने एक्चुअली अपने ही घर में 2 स्टूडियोज बनाए हैं, और जिनका नाम है ग्रेविटी स्टूडियोज।
तो वहाँ रिकॉर्डिंग भी होती है, रिहर्सल्स भी होती है, शूटिंग भी होती है। तो जैसा मैं और मेरा बेटा वो भी गाता है, सिद्धांत, वो कंपोजर भी है, सिंगर भी है। तो हमारे लिए मतलब ये डिसीजन बहुत ही अच्छा था कि आज भी मैं, अगर मुझे कोई रिकॉर्डिंग करनी है, कोई शूटिंग करनी है, कोई रिहर्सल करनी है, तो मुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम सारा, हमारा जो सेटअप है घर पे है। तो बेटा मुझे हेल्प करता है म्यूजिक बनाने में। मेरी पत्नी जो हेमा, वो एक पियानिस्ट है, उन्होंने भी किशोर दा के साथ शोज किए। मेरी बेटी श्रुति, श्रुति मेरी बेटी का भी नाम है। तो जी हाँ जी, तो पहले स्टूडियो का नाम था श्रुति स्टूडियो। तो वो एक आर्टिस्ट है, जे स्कूल ऑफ आर्ट की वो बैचलर है, और साउथ हैम्पटन विंचेस्टर स्कूल ऑफ आर्ट में उसने मास्टर्स किया। तो वो पेंटर है। तो हम लोग चारों कलाकार हैं घर में। तो पहले तो ये है कि हम लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिन भर हमारे पास भरपूर काम होता है करने के लिए। और इस स्टूडियो की वजह से जो हमारा प्रोफेशनल काम रुका हुआ है, जैसे मैं एक बहुत पॉपुलर रेडियो स्टेशन पे एक आरजे बना हुआ, अभी किशोर दा के गाने पेश करता हूँ। तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं अपने स्टूडियो से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा अपना स्टूडियो है। वरना मुझे बहुत 2-2 घंटे बाय रोड जाना पड़ता है। तो एक कहते हैं ना, ये जो डिसीजन हमने लिया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि जब वक्त है, तो थोड़ा सा अपने शरीर के लिए, थोड़ा एक्सरसाइजेस के लिए वक्त देते हैं। रियाज बहुत होता है इन दिनों, वरना पहले तो बहुत टूर्स होते थे। और काफी जो पुराने गाने कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, फिर ऐसे शोज रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ वीडियोस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। मेरा बेटा जो नए गाने बनाता है, वो अपने ही घर में, अपनी बिल्डिंग में, अपने टेरेस पे जाके उसका शूट करते हैं। उसकी शूटिंग बेटी ही करती। तो ये बहुत कुछ कहते हैं। और हाँ, दूसरी बात ये, लॉकडाउन के पीरियड में मैं, जैसे ही इस वक्त हमारी जो बातचीत हो रही है, तो मैंने कई चैनल्स पे, टीवी चैनल्स हो, रेडियो चैनल्स हो, या सोशल मीडिया हो, फेसबुक पे कई इंटरव्यूज हमने किए। और खास तौर पे ये जो माहौल है यहाँ पे, जैसे सभी को मतलब ना एक डर बैठ गया है कि अभी नेक्स्ट मोमेंट कौन सी न्यूज आएगी। तो ऐसे में जो खास तौर पे हमारे जो हमारा जो यंग जनरेशन है, वो ज्यादातर डरा हुआ है, डिप्रेशन में। तो ऐसे में उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मुश्किल है, एडवाइस देना बहुत आसान है कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन जो कुछ चल रहा है उससे सभी डरे हुए हैं। तो फिर भी मैं ये कहूंगा कि जैसे ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस इसको ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अपनी जिम्मेदारियां संभालो। और मैं एक एक इस मौके पे ये कहना चाहूंगा, ये जो व्हाट्सएप पे हम लोग जो बुरी बुरी खबरें, कि पहले फॉरवर्ड कौन करेगा, ये जो हमारे अंदर होड़ लगी हुई, उसको हम बंद करें। जो जो बुरी खबरें हम फॉरवर्ड ना करें, गलत चीजें फॉरवर्ड ना करें, फेक न्यूज फॉरवर्ड ना करें, इसकी जेन्युइननेस चेक करके उसके बाद ही करें। या कोई, कल ही मैंने देखा, हमारे श्रवण जी, नदीम श्रवण जी के म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण जी गुजर गए। तो उसी वक्त एक मुझे व्हाट्सएप आया कि तबस्सुम जी गुजर गई। तो मैं कांपने लगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं फॉरवर्ड नहीं करूंगा, मैं कंफर्म करूंगा। तो मैंने फोन किया, तो उनके बेटे ने उठाया, होशांग ने। तो बोले मैं, मम्मी कहाँ है? बोले मम्मी तो सो रही है, अभी कोविड हुआ था उनको, तो वो ठीक। तो मैंने कहा यार, ऐसे ऐसे मैसेज आया। तो वो भी बोले यार, 3-4 फोन आए उनको भी। उषा खन्ना जी ने फोन किया, वो रो रही कि तब मेरी बहन गई, मेरी बहन। बोले उषा जी सुनिए सुनिए, वो सो रही है। तो वो मानने को ही तैयार नहीं, पीछे रोए जा रही। मतलब ये फेक न्यूज से किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो वो उनका जो तबस्सुम जी का बेटा है, वो भी थोड़ा सा मजाक किया है। तो उसने अपनी मम्मी को उठाया, तबस्सुम जी को उठाया, मम्मी 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 उठो, आप स्वर्गवासी हो गई। तो बोले ये क्या बात कर रहा है? तो बोले सुदेश भैया का फोन है, लो बात करो। तो ऐसी, मैं तो ये कहूंगा कि जो अच्छी चीजें हैं ना, जो पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, वैक्सीन बन रहा है, वैक्सीन फॉरेन से आ रहा है, ये चीजें फॉरवर्ड हम करें। मेरा ये कहना है कि ये जो व्हाट्सएप कंपटीशन चल रही है, हम लोग उनको, उसको बंद करें हम लोग। बिल्कुल। मेरे दो सवाल हैं। एक तो किशोर दा के साथ आपका बहुत सानिध्य रहा, उनसे जुड़ी कोई याद, बहुत सारी, आई एम श्योर बहुत सारी सुनहरी यादें होंगी, लेकिन कोई बहुत ही खास याद मैं चाहूंगी हमसे जरूर शेयर करें। और मैं आपसे वो जो लैला और लैला जो है, अलग अलग आपने सिंगर्स जी की आवाज से गाया, वो मैं चाहूंगी जरूर आप हमें।
बताएं। जी जी, मैंने जब 1982 में मेलोडी मेकर्स ज्वाइन किया तो मुझे पूछा गया कि पासपोर्ट है क्या, तो मैंने कहा हाँ है। तो चलो पासपोर्ट लेके आओ, अभी अगले महीने जाना है, अमेरिका जाना है। मतलब अच्छा जाना है? बोले किशोर कुमार के साथ जाना है। मतलब अच्छा किशोर कुमार के साथ जाना? मतलब कौन किशोर कुमार? मतलब किशोर कुमार एक ही है। अरे क्या बात कर रहे हैं, प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार के साथ अमेरिका जाना है? बोले हाँ हाँ। अरे बाप रे। तो कहते हैं ना जिनको भगवान माना था हाँ, उनके साथ तो टूर करने सामने अच्छा निकल होगा। गया मैं 82 से। और उनका मतलब आखिरी शो हॉलैंड में था, 87 की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब ज्यादातर शोज में उनका मैं एंकर होस्ट हुआ करता था। मैं रफी साहब के गाने एक दो गा के फिर किशोर दा को स्टेज पे बुलाता था। ओ। तो अगर मैंने एक गाना गा के मैं देखता था विंग्स में, तो किशोर दा कहते थे मतलब एक और गा। अच्छा। फिर मैं और एक गाना गाता था तो बोले एक और गा। ऐसे दो तीन गानों के बाद कहते थे अब मुझे बुला। और फिर जो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे फिर, और फिर उनके साथ कोरस भी गाया है, कभी कभी ऐसे डुएट्स भी गाए हैं, उनको पानी पिलाया है। मतलब कहते ना। और उस वक्त हम इतने, मैं कहूंगा अपने आप को इतना बेवकूफ था मैं कि गिने चुने फोटोज है। अभी आजकल में हम कोई भी मिलते फोटो खींचते, उस वक्त उनके साथ ट्रैवल करते, उन घंटों बैठते थे उनके, हर संडे उनके बंगले पे जाके घंटों ऐसे बस एक नजर देखते थे। लेकिन कभी ये दिल में नहीं आया कि उनके साथ फोटो खिंचवाओ या कुछ बात हो। लेकिन किशोर दा बोलते थे तू बहुत अच्छा है रे। तो किशोर दा ने ये मुझे कहा है। और एक बार मैंने एक गाना, हमारे मेलोडी मेकर्स की 25 साल सिल्वर जुबली थी 86 में, तो उनको रिक्वेस्ट किया था कि हम एल्बम बना रहे हैं, आप एक गाना गाइए। तो किशोर दा ने कहा कि मैं गाऊंगा लेकिन मुझे पहले गा के देना, तो मैं उसको रिहर्सल करके फिर आके रिकॉर्डिंग करूंगा। तो वो मैंने गाया था। तो वो जब गाना सुना तो वो मेरे पास आए, मेरी आवाज में गाते हो? तो मैंने कहा क्या हुआ दादा? तो बोले मैंने ये गाना सुना तो मैंने सोचा ये गाना मैंने कब गाया। वाह फिर मैंने वाह। फिर मैंने एक मर्त फिर मैंने एक मर्त अरे ये सब ना लीना जी के सामने उन्होंने मुझे कहा। तो आज कोई यकीन नहीं करेगा शायद, हाँ। तो लीना जी है प्रूफ। तो बोले मैंने फिर एक मर्तबा सुना। मैंने कहा ये मैंने कब गाया? मैंने 7 8 मर्तबा सुना, फिर एक जगह जाके पकड़ लिया, ये मैं नहीं, ये सुदेश हो सकता है। तो फिर मैंने लीना को बुलाया, लीना गाना सुन। अरे बोला बहुत अच्छा है। अरे पागल, ये मैं नहीं सुदेश है। फिर उन्होंने अमित अमित कुमार जी को बुलाया, बोले अमित गाना सुन कैसे? भले बाबा आप तो अच्छा ही गाते हो, मुझे क्यों बुलाया आज, मुझे क्यों पूछते? अरे सुन तो बोले भाव बहुत अच्छा है। अरे पागल, ये मैं नहीं सुदेश है। तो ये मतलब जो अगर खास किस्सा अगर सुनाना तो इससे ज्यादा खास क्या हो सकता है। और आप और वाह कितना बहुत बहुत अच्छे से बहुत ड्रामेटाइज करके सुना रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है, मन कर रहा है सुनते जाओ जी देखते जी, जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपकी अच्छा आपकी फरमाइश पे। फरमाइश। जी। बिल्कुल। तो ये मैं स्टेज पे करता हूँ कभी कभी कि ये अमित कुमार जी का गाना है, कंचन जी जी के साथ गाया, लैला ओ लैला लैला ऐसी तू लैला हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। तो हमने किया कि अगर अमित कुमार की जगह सैगल साहब गाते तो लैला पे इसका क्या असर होगा। लैला हो लैला ऐसी तो लैला, लैला हो लैला और यहाँ ऐसी तो लैला। वाह। तो बोले सैगल साहब ऐसे मत गाइए, हमारे लैला हमारे पास नहीं आएगी, भाग जाएगी। तो हम पहुंचे हेमंत कुमार जी के पास। हेमंत जी कुमार जी ने लैला को बुलाया, लैला हो लैला ऐसी हो लैला हर कोई चाहे मिलना अकेला रे, अकेला रे, अकेला रे। और फिर बारी आती है आर डी बर्मन साहब की, लैला लैला ऐसे तू लैला हर कोई चाहे तुझसे न चाहे तुझसे मिलना अगला।
लैला ऐसे मत करो, लैला डर जाएगी हमारी। हम आपके पिताजी के पास जाते हैं। तो अंत में हम पहुंचे सचिन देव बर्मन साहब के। लैला हो लैला रे ऐसे तो लैला हर कोई चाहे मिलना अकेला। बस ऐसे ही कुछ। वाह, थैंक यू। क्या बात, इतने खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं। वाकई इस कोरोना काल में आपने जो इस तरह से आप मजा आ गया, और इतना एक पॉजिटिव एनर्जी की हम बात करें, वो आपसे बात करके हम सभी को मिल रही है, सभी एस्टीम व्यूअर्स को मिल रही है। और इस वक्त ऐसे में जिस तरह से श्रुति ने कहा, इस वक्त ऐसी बात करना और इस तरह से प्रोग्राम करना और आपका हमारे प्रोग्राम में आना, प्रिविलेज फॉर अस, प्रिविलेज फॉर अस। और श्रुति, अब तुम क्या पूछना चाहोगी? अब आप क्या उससे पहले चाहती हूँ कि काजल, आप जो व्यूअर्स के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, एक बार सुदेश जी को भी दे जाएं। वो बहुत सारे मैं सारे कमेंट स्क्रीन पे रख रही हूँ। पॉमिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, थिएटर सिंगर है, बहुत ही जानी मानी सिंगर हैं, और खासतौर पे अगर हम रंग संगीत की बात करें तो उनका एक बहुत बड़ा नाम है। पॉमिला जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, लिखती हैं बहुत खूब। जस किरण चोपड़ा जी तो हैं ही, दीपक नायडू जी बहुत जाने माने सिंगर हैं और रंगकर्मी रहे हैं। रफी साहब के गाने गाते हैं, लेकिन वो उन्होंने बार बार ये बोला है कि रफी साहब किस तरह से बात करते थे, वो जरूर सुना दीजिएगा। ये दीपक जी ने 3-4 बार इसके बारे में लिखा है। रफी साहब से एक्चुअली मैं कभी मिला नहीं हूँ, वो कैसे, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मैंने रफी साहब के बारे में जो सुना है उनके बारे में, कि अगर भगवान की आवाज होती तो रफी साहब जैसी होती। और वो कहते ना, उनके जैसा, कहते ना साफ सुथरा, क्लीन, मतलब साफ सुथरा मतलब यहाँ से, दिल से, मतलब प्योर आदमी, उनके बारे में कभी बुराई ही सुनी नहीं। मैं उनके बारे में एक बात कहूंगा कि जब पद्मश्री मिला था उनको पहला जी, तो अगर आपको कोई अवार्ड मिला तो आपसे पूछेंगे कैसा लग रहा है, तो आप कहेंगे मेरे माता पिता की मेहनत है, उनका आशीर्वाद है, मेरे गुरु का है। लेकिन पता है रफी साहब ने क्या ऐसा ये पद्मश्री अवार्ड पकड़ा हुआ है, और दूरदर्शन पे उनको पूछा गया कि रफी साहब कैसे लग रहा है, तो कहा ऐसा सबको मिले। मतलब उनके सोल की प्योरिटी मालूम पड़ती है। वाकई हमारे साथ सुमन जी जुड़ी हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, आकाशवाणी से जुड़ी हैं, कवित्री हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मालविका जोशी जी जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से उनका गहरा संबंध, लेखिका है, रंगकर्मी है, बहुत बहुत शुक्रिया मालविका जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी बहुत सारे आज व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, जुड़ रही हैं, और मैं अगर किसी का नाम भूल जाऊँ तो मैं माजरत चाहूंगी। तो अब ओवर टू मैं एक आपसे पूछना चाहती हूँ सवाल। आपने रीजनल लैंग्वेजेस में, हिंदुस्तान की कोई लैंग्वेज ऐसा नहीं है जिसमें आपने नहीं डब किया है, आपने अपनी आवाज नहीं दी है, फिल्मों में हो, चाहे एड्स में हो, चाहे जिंगल्स में हो। जी, देशों में कितनी भाषाओं में आपने, कितनी विदेशी भाषाओं में आपने? विदेशी कोई नहीं, विदेशी तो ना, अभी अंग्रेजी तो अपनी भाषा हो गई है ना, तो विदेशी भाषा में कोई है। लेकिन हाँ, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे लिए ना कोई भी भाषा मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक तो मुझे लगता है जो प्लेबैक सिंगर होता है ना, वो पहले एक एक्टर होता है। जो अच्छा एक्टर होता है वो अच्छा प्लेबैक सिंगर बन सकता है। तो जो एक्टर अच्छा होता है उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, उसकी कॉपी करने की ताकत बहुत अच्छी होती है। वो एक्टर कितना भी बड़ा हो, किसी ना किसी को उसने फॉलो किया होता है, अपने पहले तो अपनी माँ को देखता है, उसको कॉपी करता है, फिर पिताजी को कॉपी करता है। उसी तरह हमारा कोई ना किसी को हम इंस्पिरेशन मानते हैं, किसी को गुरु मानते हैं। तो अब वो इंडियन लैंग्वेज हो या विदेशी हो, अगर हम अपने हिंदी देवनागरी में लिख के लेते हैं और जो उन्होंने कहा होगा ओरिजिनल, उसको इमीडिएट कॉपी करने की एक नैक है। तो अब क्योंकि बहुत साल कर रहे हैं तो ज्यादा मुश्किल नहीं आती कोई। हाँ, अपनी इंडियन लैंग्वेजेस में अगर कोई मुश्किल भाषा है तो वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है। हाँ। उनको करते वक्त थोड़ा वक्त लगता है, वरना बंगाली, मराठी, गुजराती, ये ना, तो ये पंजाबी तो आजकल हर हिंदी फिल्म में पंजाबी होता है, गाने पंजाबी होते हैं। बंगाल, क्योंकि बांग्ला में मतलब
भला हो उन बंगालियों का, जो ज्यादातर शोज मैंने मेरे बंगाल में हुए, तो थोड़ी थोड़ी एक दो लाइन, अच्छा मैं स्टेज पे जब जाता हूँ बंगाल में, तो कि भालो तो कैमन आछिन, तो जो ऑर्गेनाइजर बेचारे मुझे फोन करते हैं ना, वो शुरू थे सुदीप दा केमन भालो अपना ये शो करती, भाई 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 साहब हिंदी नहीं आपने तो जानी, उनको लगता है कि मुझे बंगाली आती है, ये एक दो लाइन हम बोल देते हैं ना, तो उनको लगता है कि अरे वाह ये तो बंगाली कनेक्शन बन आती है। जाता है। जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कनेक्शन, अभी कोई एक भी हम लोग जैसे मैं मराठी, हाँ जी जी जी, अभी एक व्यूअर का हाँ पाकिस्तान से कमेंट है कि लव फ्रॉम कराची पाकिस्तान, और ये क्या है बात है, मोहम्मद जावेद लव यू शेख, लव यू। ये लिख रहे हैं। मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी, आपने कहा आपने बहुत सारी भाषाओं में गाया है, तो मैं जम्मू कश्मीर से मेरा ताल्लुक है, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी आपने डोगरी या कश्मीरी लैंग्वेज में कभी आपको गाने का मौका मिला या आपने कभी गाया? जी 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 बिल्कुल मिला नहीं, लेकिन मुझे वो जो घूम रो शाम रम बुम रो, बहुत बहुत, लेकिन जब भी मैं वो गाने सुनता हूँ ना बड़ा मजा आता है, उसमें वो होता है ना, मिट्टी की खुशबू आती है उनके गीतों से, तो वो जो एक देसी टच होता है ना, अपना सॉइल जो अपनी मट्टी, वो बहुत ही दिल को छू जाती है। और बहुत इच्छा है, मतलब हम लोग गए थे कश्मीर में, हमने एक शो किया था बहुत साल पहले, अमित जी थे साथ में, श्रीदेवी जी थी, जीतू साहब थे, तो कारगिल के वो ऑपरेशन विजय की जीत के बाद एक कार्यक्रम वहां जाके किया, तो एक ही बार मौका मिला, लेकिन बहुत इच्छा है जाने की वहां। जी इवन डोगरी जो हमारी लैंग्वेज है वो भी बहुत मीठी लैंग्वेज है डोगरी, और लता बिल्कुल जी भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल गाया है। बिल्कुल। जी जी श्रुति, आप क्या पूछ रही हैं? देखिए, जितना मैं आपको जान पाई हूँ अभी और जो हम देख भी रहे हैं, आप में एक्टिंग का कीड़ा भी बहुत ज्यादा है। जैसे आप अपनी किसी भी कोई भी घटना, दुर्घटना, कोई भी इंस्टेंस आप पोर्ट्रे करके सुना रहे हैं, तो एक्टिंग का कीड़ा तो बहुत जबरदस्त है। तो कभी आपको बहुत ज्यादा है, ऑफर नहीं आए? बहुत 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 ऑफर आए, लेकिन मैंने नहीं किए। इसकी वजह है कि जी कोई, मतलब मेरे को कैसे रोल आए पता है, कि हाँ आज हमारे इसमें आपको एक रोल है कि बहुत से एक्टर्स आने वाले थे हमारे बेटे के बर्थडे में, लेकिन हाँ। वो नहीं आ पाए, तो हमने सुदेश भोसले को बुलाया, तो आपको आके इनकी ओ, इनकी इनकी एक्टिंग करनी है, तो मतलब धत ऐसी एक्टिंग। देखिए स्टेज पे तो हम कॉमेडी करते हैं, मैं आवाजें बदलता हूँ, लेकिन मुझे बेसिकली अगर अगर सीरियस कोई कैरेक्टर रोल मिले तो हाँ उसका शौक है। मिमिक्री कॉमेडी तो हम, वो तो लोगों ने काफी देखा सुना है, जी जी वो जी एक्टिंग का कीड़ा है, इसलिए तो आज जिंदा है हम लोग। मैं बिल्कुल। अपने आप को भी एंटरटेन करता रहता हूँ, अकेले क्या में गाड़ी बात, में बैठा तो अपने आप से बात करता हूँ, मतलब क्या बात। वो भी एक बहुत बहुत मजा आता है कि अपने आप को, "ए भैया कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल लॉकडाउन में, अकेले बैठे हो हैं, नहीं भैया बाहर जाओगे तो डंडा लेके पुलिस पीछे पड़ेगी ऐसा, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग जानी, आज का ये जो हमारी बातचीत है, उस बातचीत के जरिए हम पता नहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे मिले, पाकिस्तानियों से भी मिले, यानी ये इंटरव्यू चलता रहे चलता रहे चलता रहे, क्या बात, क्या बात। हमारे आप साथ जी जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं कमल गुप्ता, लिखते हैं मजा आ गया सुदेश जी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम ये वाला इंटरव्यू। थैंक यू बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया सुदेश जी। जी श्रुति। सुदेश थैंक जी, यू। आप एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं। एक कहावत है कि मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, लेकिन आपने उस कहावत को पूरा झूठा साबित किया है और आपने इंडस्ट्री में अपना एक परचम फहराया है। मैं जानना ये चाहती हूँ कि आगे कितने और मुकाम तय करने बाकी हैं। हमारे जो युवा आर्टिस्ट हैं, जो इस जनरेशन के आर्टिस्ट हैं, जो कभी कभी खासकर इस पीरियड में थक हार कर बैठ जाते हैं, उनके लिए क्या एनर्जी के टिप आप देना चाहते हैं? कैसे वो बिल्कुल। एक पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहे? मैं कहता हूं कि ये जो युवा है, या जो अभी उनसे भी छोटे बच्चे जो अभी आगे आना चाहते हैं, क्योंकि अभी युवा क्या, अभी 8-10 साल की उम्र में ही बच्चे होशियार हो जाते हैं, उनको पता है कि वो क्या बनने वाले के,
लेकिन मैं यही करता हूँ, जैसे जो पुरानी कहावत है, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। किसी भी, कोई भी आपको, जो भगवान ने सबसे पहला कि आपको ऊपर वाले ने अगर कोई आर्ट दी हो, फिर वो कार मैकेनिक हो, वुड पॉलिश वाला हो, या डांसर हो, गायक हो, बिजनेस, आपको पहचानना है कि भगवान ने आपको क्या देना, पहले तो उस पर मेहनत करो। दूसरी बात, वो जो भी चीज मिली आपको, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको लाइटली मत लो। और दूसरा ये है कि जैसे कहा ना, अभी लोगों ने इतना दिया है भर भर के, तो अभी हम कोशिश करते हैं कि सोसाइटी को हम वापस क्या दें। तो ये मौका मिला हमको भी लॉकडाउन के वक्त पे, कोरोना के वक्त के, हम अपने, हमारी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, उनको हेल्प करें। और दूसरा ये है कि पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर आपको शॉर्ट थोड़ी देर में सक्सेस मिल गया ना, तो कभी कभी ये जो दिमाग है, बहुत नाजुक चीज है, वो बहुत खराब हो जाती है, तो उसको ना होने दे। और डिप्रेशन वगैरह, मैं ये डिप्रेशन, सप्रेशन, पॉलिटिक्स, ये वो सारे चीजों से गुजर चुका हूं, तो अभी अभी हम लोग शॉक प्रूफ हो गए हैं। तो ये इन चीजों से डर के हारे ना, की तारीफ होती है। और दूसरी बात यह है, जो होता है, जो कंप्लेंट्स करता है ना, उसका मजाक उड़ाते हैं लोग। ये दुनिया का दस्तूर है। तो मेहनत करो और कुछ नहीं है। दूसरी बात, अपने मम्मी डैडी की हमेशा रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल। उनकी आंखों से अगर कोई आंसू निकले, तो उसकी वजह आप ना बनो। तो बस ऊपर वाला आपको कभी फेलियर नहीं देगा। और अभी ये जो माहौल है ना, बस एक दो लाइनें गा के मैं कहूंगा, दुनिया में हर जगह पे, कि ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिदा खा गई। जाएंगे है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना। ये गाना उनको डेडिकेट किया है मैंने, जो इस कोरोना की वजह से अचानक हम सबको छोड़ गए हैं। अब ये सारे अपनों के लिए है, अपने रिलेटिव्स के लिए, हमारे अपने दोस्तों के लिए, हमारे कुछ प्यारे दोस्तों को खोया हमने। ये गाना उनको डेडिकेट करता हूँ जी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे साथ कराची पाकिस्तान से मोहम्मद जावेद शेख लिखते हैं, सुदेश भाई, आई एम फॉलोइंग यू सिंस 1999 एंड यू आर ऑल टाइम फेवरेट एंड नॉट ओनली मिमिक्री बट आल्सो योर ग्रेट लव टू किशोर कुमार। आई एम हार्डकोर फैन ऑफ किशोर कुमार एंड यू एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जावेद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। जब तक सांस चलती रहेगी, आप लोगों को अच्छे अच्छे गाने सुनाता रहूंगा, आपको एंटरटेन करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। कमल गुप्ता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं फैन सिंस आई हर्ड जुम्मा जुम्मा फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर सल्ला मेहता लिखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉमिला जी लिखती हैं, बहुत बहुत रूहदारी आपकी आवाज, वाकई रूहदारी। बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं। टेरेंस बेगेंजा हमारे साथ जुड़े हैं, रंगकर्मी हैं, खुद सिंगर हैं, लिखते हैं हम ग्रेट फैन ऑफ योर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योत्सा मनचंदा जी हमारे साथ जुड़े हैं,
बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। बहुत सारे नाम मुझसे शायद मिस हो गए हैं। पोपी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चरणजीत मान जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पता ही नहीं चला श्रुति की कब 1 घंटा बीत गया सबसे बात। बिल्कुल। और अभी भी प्यास बाकी है, अभी भी प्यास बाकी है। और ये प्यास को थोड़ा सा तो एक घूंट पानी आप पिलाएंगे, बिल्कुल के आवाज कुछ एक दो सैंपल जो मैंने गाया अमित जी के लिए आपको देता हूँ। अजी बादशाह के देख रहे तो सही, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 4। रूप तेरा सोना सोना सोन तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। हे कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। एवरीबॉडी शावा शावा, आहिया से शावा शावा। एक पंजाबन और एक कुड़ी पंजाबन, एक कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई। होए सोना सोना और दिल मेरा सोना। थैंक यू। सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बहुत बड़ा नाम, रंगमंच का आकाशवाणी के नाटकों में एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इतनी खूबसूरत शाम हमें देने के लिए, और इतनी जो डिप्रेशन का मोड चल रहा है उस डिप्रेशन के मोड से हमको बाहर निकालने के लिए हमारे सभी व्यूअर्स का यही कहना है कि जो मोड चल रहा है नेगेटिव, उससे हमें कुछ पल के लिए बहुत राहत मिली इस कार्यक्रम के जरिए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। श्रुति तुम चलते चलते क्या कहना चाहोगी? मैं ये कहना चाहूंगी सुदेश जी, मैं ये भी जानती हूँ कि आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा शख्सियत में आके। आपने बिल्कुल सभी व्यूअर्स से मिलके, और देश के मुझे लगता है काफी कोनों से हमारे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं इस प्रोग्राम को और इसको सराहते हैं। और कोरोना टाइम में फिर भी प्यास मेरी बुझ नहीं रही है। मुझे लग रहा है चलते चलते और कुछ सुना दीजिए ना प्लीज। चलते चलते क्या सुनाए आपको? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। काजल जी, श्रुति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने मुझे बुलाया। थैंक यू शुभकामनाएं। और आज की शाम को वाकई आपने बहुत रंगीन बनाया, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे एनवायरमेंट में, पूरे व्यूअर्स के पास हमारे आपने पहुंचाई, इसका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपको ये सुदेश जी, अभी शो शुरू होने से पहले श्रुति को कह रही थी कि आज बुरी बुरी खबरें आई हैं सुनने को कि मैं आज मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी क्योंकि हर तरफ से बहुत भयंकर खबरें आ रही हैं आज। लेकिन आपका आपके जरिए वो सब कहीं ना कहीं दूर चला गया और एक नई पॉजिटिव, मेरे साथ साथ जितने भी व्यूअर्स हैं सब में एक नई ऊर्जा का संचार। बिल्कुल हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये कहते ना बड़े भैया, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको क्या कहते हैं ना, उसका आचरण करना मुश्किल है। अभी जब अपने नजदीकियों के, जब नजदीक वालों के फोन आते हैं कि ये गुजर गए, बहुत मुश्किल है। फिर भी मतलब कहते ना, बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव, गॉड इज ग्रेट। ये वक्त भी है, मतलब हर कोई चीज जो ज्यादा देर रुकती नहीं, और हो सकता है अगली बार जब हम मिलें ये कोरोना, ये संकट दूर हो गया होगा और हम फिर एक बार नॉर्मल लोगों की तरह रूबरू मिलने की मतलब वो माहौल होगा। ऊपर वाला गॉड इज ग्रेट। और बस सबके लिए प्रार्थना है और सबके लिए थैंक यू जो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपने इतने अपने कोरोना टाइम में भी आप बहुत बिजी हैं, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि आप सरकारी जिंगल्स भी बहुत सारे कर रहे हैं, सभी आर्टिस्ट के जिंगल्स कर रहे हैं, तो उसमें भी आपने
1 घंटे का टाइम हमारे लिए निकाला, ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। ये सिलसिला जारी रहे। आपका आशीर्वाद बना रहे इस प्रोग्राम में, ये हम चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। शब खैर। बहुत ही खूबसूरत रहा ये शाम, बहुत ही खूबसूरत रही। और तो वाकई जो तो मैं तो कह रही थी, मैं थोड़ा सा बोलती हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम के साथ ही वो शायद कहीं दूर चला गया, कुछ पल के लिए ही सही। दुआ यही है कि अच्छे दिन फिर से लौट आए और ये मायूसी भरा आलम खत्म हो जाए। और आज तुम साथ रही, एक अजीब सी एनर्जी मुझे मिली तुम्हारे साथ होने से। और काजल, ये मुझे हमेशा लगता है कि 1 और 1 11 तो हमेशा होते ही हैं, लेकिन आज सुदेश जी ने आके इसको 111 बना दिया। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि हम भूल तो गए ही सारी चीजों को, हम अपने जो ट्रॉमा हम इन दिनों झेल रहे हैं उसको भूल गए, उससे उबर पाए। साथ ही हमें ये भी जानने को मिला कि इतनी बड़ी लेजेंडरी शख्सियत भी इतनी हम्बल हो सकती है, इतनी विनम्र हो सकती है, और जो हमारे एक आग्रह पर आ सकती है। वो कहते हैं ना, एक अच्छा कलाकार वही होता है जो एक बेहतरीन इंसान होता है। और बात बिल्कुल सुदेश जी मैंने पूरी उसको बताया कि ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और तभी एक अच्छा कलाकार वही। तो वही मैंने कहा कि एक अच्छा कलाकार होने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। तो मैं तुम्हें भी बहुत बहुत थैंक यू कहूंगी। मेरा मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में। नो फॉर्मेलिटीज, तुम दोस्त हो तो अब हम तुम के साथ हमेशा है। बहुत शुक्रिया कहूंगी तुमको मैं श्रुति। थैंक यू श्रुति, थैंक यू। जितने भी स्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इतना खूबसूरत जो आज की शाम रही, इतनी पॉजिटिव शाम रही। आजकल तो पॉजिटिव के लफ्ज से ही इतना डर लगता है, लेकिन ये जो एक जो ऊर्जा की बात करती हूँ, पॉजिटिव ऊर्जा जो हमें मिली इस प्रोग्राम के जरिए, आई एम रियली थैंकफुल टू जो हमारे आज की एस्टीम जो गेस्ट थे, साथ ही साथ जो हमारे एस्टीम व्यूअर्स रहे हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं शख्सियत के अगले अंक में जल्द ही। तो इसी तरह से आपकी हौसला अफजाई की हमेशा जरूरत होती है। तो अगले अंक में जल्दी ही आपसे हम मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नई खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और चलते चलते ये जरूर कहूंगी कि अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। तो सभी के लिए ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स एंड दुआएं, और नमस्कार और शुभ रात्रि।